Today we discuss about AC voltage applied to a series LCR circuit. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में AC वोल्टेज अप्लाई टू ए कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर की इंडिविजुअल सर्किट की डिस्कस की। उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट था, या तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट, या तो प्योर कैपेसिटिव, या प्योर इंडक्टिव। लेकिन आज के लेक्चर में हम ये तीनों सर्किट कंपोनेंट, ये इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, तीनों को सीरीज में कंबाइन करके उसको ऐसी वोल्टेज अप्लाई करके उसी सर्किट की डिस्कशन करेंगे। यहाँ ऐसी फिगर में मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये ऐसी वोल्टेज का सोर्स है, ये सोर्स ये सीरीज में कंबाइन किया गया है, और ऐसी वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं V, और V इज इक्वल टू होता है Vm साइन ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और Vm वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है, और वोल्टेज V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये सीरीज LCR को अप्लाई किया गया है। और मान लो कि किसी इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर t इज इक्वल टू टी टाइम पर ये कैपेसिटर पर चार्ज Q है और सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है, और मान लो कि उसी इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर ये जो EMF है उसकी पोलरिटी सेकंड में 50 टाइम्स रिवर्स होती रहती है। लेकिन मान लो कि t इज इक्वल टू टी टाइम पर उसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर ये एंड पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी कि ये करंट, ऐसी करंट स्मॉल I ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो किरचॉफ के सेकंड लूप रूल अकॉर्डिंग ये रेजिस्टर के अराउंड पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR, और हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये होगा नेगेटिव। बाद में हमारे रास्ते में आएगा कैपेसिटर, और कैपेसिटर के अराउंड पोटेंशियल ड्रॉप होगा। हम जानते हैं कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V से दिया जाता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि V इज इक्वल टू होगा Q अपॉन C, यानी कि ये कैपेसिटर के अराउंड पोटेंशियल ड्रॉप होगा Q अपॉन C, और ये हमारी और करंट की डायरेक्शन ट्रैवलिंग की सेम ही है, इसलिए होगा नेगेटिव। और बाद में हमारे रास्ते में आएगा इंडक्टर, और फेराडे के लॉ अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ये इंडक्टर के अराउंड पोटेंशियल ड्रॉप होता है L di अपॉन dt, और ये नेगेटिव होगा लेंज के लॉ अकॉर्डिंग, यानी कि -L di अपॉन dt। और किरचॉफ के लूप रूल अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज्ड सर्किट में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ऑलवेज 0 होता है, यानी कि ये सभी का समेशन इक्वल टू 0, यानी कि फाइनली हमें मिला IR प्लस Q अपॉन C प्लस L di अपॉन dt इज इक्वल टू 0। हम ये इक्वेशन को सोल्व करके ऐसी करंट I ऑप्शन करना चाहते हैं, और ये ऐसी करंट I जो है उनका ये वोल्टेज V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी के साथ फेज रिलेशन क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, और अगर कैपेसिटर या इंडक्टर हो तो ऐसे केस में वोल्टेज करंट को π/2 फेज से लेग करता है या तो हेड होता है। लेकिन अगर ये तीनों सर्किट कंपोनेंट सीरीज में जॉइंट किए गए हो तो ऐसे में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज रिलेशनशिप क्या होगा, ये जानने के लिए हमें ये इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। इसके लिए दो मेथड है। हम फेजर डायग्राम की हेल्प से भी ये रिलेशन ऑप्शन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम फेजर डायग्राम की हेल्प से ये रिलेशनशिप ऑप्शन करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये इक्वेशन को एनालिटिकली सॉल्व करके ये फेज रिलेशनशिप ऑप्शन करेंगे। हमने डिस्कस किया कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों सीरीज में है, और ये सीरीज में सेम ही करंट तीनों सर्किट कंपोनेंट में फ्लो होगा, और तीनों में जो करंट फ्लो होगा वो सेम एम्पलीट्यूड का और सेम फेज का ही होगा। और हम जानते हैं कि सोर्स वोल्टेज V इज इक्वल टू है Vm साइन ओमेगा टी, और ये सोर्स वोल्टेज के साथ करंट का फेज रिलेशन क्या है वो हम जानना चाहते हैं। मान लो कि जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट I, वो I इज इक्वल टू है Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि यहाँ Im करंट का एम्पलीट्यूड है, और वो एम्पलीट्यूड का करंट ये सोर्स वोल्टेज के साथ फाई का फेज डिफरेंस बना रहा है, और हम ये फाई की वैल्यू जानना चाहते हैं। और यहाँ
हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया एसी सर्किट के बारे में, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर की जो सर्किट में डिस्कस किया, उसका कंसेप्ट का यहाँ यूज करते हैं। हम जानते हैं कि अगर सिर्फ रेजिस्टर हो तो एसी सर्किट में रेजिस्टर के अराउंड जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो वोल्टेज और करंट सेम फेज में ही होता है। यहाँ मैंने ये किसी इंस्टेंटेनियस पोजीशन मान लो कि ये फेज ओमेगा टी प्लस फाई है और ये जो करंट है वो करंट का फेजर आई और वोल्टेज जो रेजिस्टर के अराउंड है वी आर, वो सेम फेज में ही होंगे। उसको मैंने यहाँ वी आर से डिनोट किया है। और हम जानते हैं कि जो इंडक्टर के अराउंड वोल्टेज होता है वो करंट से फेज में पाई बाई टू अहेड होता है, इसलिए ये फेजर को मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पाई बाई टू या अहेड दिखाया है। और हम जानते हैं कि कैपेसिटर के अराउंड जो वोल्टेज होते हैं वो करंट से पाई बाई टू लेग करता है, यानी कि उसको मैंने ये डायरेक्शन में दिखाने की कोशिश की है। यहाँ मैंने ये दूसरी फिगर में और अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की है। ये करंट का फेजर है किसी इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर, यह करंट का फेजर है और रेजिस्टर के अराउंड वोल्टेज का जो फेजर है वी आर, वो दोनों सेम ही है। और इंडक्टर का फेजर जो वी एल है वो वोल्टेज अराउंड रेजिस्टर के फेजर या करंट के फेजर से पाई बाई टू अहेड है और कैपेसिटर का जो फेजर है वी सी वो पाई बाई टू पीछे है। और ये जो करंट है उसका फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव और हम जानते हैं कि सोर्स वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, यानी कि ये सोर्स वोल्टेज का फेजर है ओमेगा टी। और ये सोर्स वोल्टेज और ये करंट, ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाइव और ये फेज डिफरेंस हम जानना चाहते हैं। और आइए अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो लेंथ ऑफ दिस फेजर्स, यानी कि वी आर, वी सी और वी एल का एम्पलीट्यूड हम लिख सकते हैं वी आर इज इक्वल टू ये स्मॉल वी आर एम लिखता हूँ उसका मैग्नीट्यूड दिया जाएगा ये करंट जो ऐसी सर्किट में फ्लो हो रहा है, करंट आई एम आर। और कैपेसिटर के अराउंड वोल्टेज की बात करें उसके मैग्नीट्यूड, तो वी सी एम इज इक्वल टू दिया जाएगा आई एम और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस आई एम एक्स सी। और ये इंडक्टर के अराउंड उसको मैं वी एल एम से लिखता हूँ इज इक्वल टू होगा आई एम एक्स एल। यह जो तीनों फेजर है वी एल, वी सी और वी आर, ये तीनों का लेंथ यानी कि वो हमें वोल्टेज का एम्पलीट्यूड दे रहे हैं और वो एम्पलीट्यूड को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ आई एम करंट का एम्पलीट्यूड है। और हमने जो प्रीवियस ये किरचॉफ का लॉ यूज करके ये इक्वेशन डिराइव किया, ये वोल्टेज का इक्वेशन, ये वोल्टेज के इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, वोल्टेज जो टोटल सर्किट का जो वोल्टेज है वी, स्मॉल वी इज इक्वल टू होगा स्मॉल वी एल प्लस, मैं यहाँ वी आर एम लिख देता हूँ, वी आर एम प्लस वी सी एम प्लस वी आर। और उसके अगर हम फेजर के फॉर्म में लिखें तो ये होगा कैपिटल वी इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी प्लस वी आर। हम ये फिगर से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो ये इंडक्टर के अराउंड जो ये फेजर है वी एल और वी सी, वो दोनों ऑलवेज एक ही लाइन में और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यानी कि अगर हम वी एल और वी सी को कंबाइन कर दें तो दोनों का फेजर हमें एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। ये वी एल प्लस वी सी या तो ये डायरेक्शन में होगा या तो ये डायरेक्शन में होगा और ये उनका मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, लेकिन ऑलवेज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में और दोनों एक ही लाइन पर हो गए। यानी कि वी एल प्लस वी सी की बात करें तो वो किसी एक ही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा वी आर एम प्लस वी सी एम, उसका मोड, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। और अगर हम मान लें कि वी एल प्लस वी सी ये डायरेक्शन में है वी एल प्लस वी सी, और हम जानते हैं कि हमारा ये जो वी आर है ये तो ये डायरेक्शन में है, यानी कि ये वी एल प्लस वी सी और वी आर के बीच में एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। यानी कि ये अगर ये वी एल प्लस वी सी है, ये वी एल प्लस वी सी, तो ये साइड भी वी एल प्लस वी सी होगी।
यानी कि ये हमारा राइट एंगल होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। यानी कि जो हम वोल्टेज को ऑप्शन करना चाहते हैं हमारा फेजर ये V हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज V इज इक्वल टू होगा हमारी ये साइड या तो ये साइड यानी कि VL प्लस VC और पाइथागोरस के थियरम अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू होगा VL प्लस VC का स्क्वायर प्लस हमारी ये साइड यानी कि VR स्क्वायर। ये पाइथागोरस के थियरम अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। यानी कि हमारे ये नेट वोल्टेज की वैल्यू VM स्क्वायर इज इक्वल टू ये VL प्लस VC का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा VRM प्लस VCM उसका स्क्वायर प्लस VRM उसका स्क्वायर। अब ये तीनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। अब हम ये इक्वेशन में यहाँ से जो हमें वोल्टेज की ये वैल्यू लिखी थी वो हम पुट कर देते हैं। यानी कि फाइनली होगा VM स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ये VRM पहले लिख देता हूँ, उसकी वैल्यू लिख देता हूँ IMR उसका स्क्वायर प्लस VRM यानी कि IM इंटू एक्स, सॉरी मैंने यहाँ गलती से VRM लिखा VLM, IM इंटू XL माइनस IM इंटू XC और उसका स्क्वायर। यहाँ मोड लिया जाएगा इसलिए ये मैं माइनस में लिखता हूँ। ये VR या VM कौन किसी फेजर की जो फेजर की लेंथ ज़्यादा होगी उसी डायरेक्शन में ये फाइनल फेजर होगा। यानी कि ये VL ग्रेटर होगा तो ये डायरेक्शन में होगा और VC ग्रेटर होगा तो ये डायरेक्शन में होगा। यहाँ हमने ये डायरेक्शन में लिया है VL प्लस VC, अगर VL ग्रेटर होगा तो ये डायरेक्शन में होगा, इसलिए मैं यहाँ मोड में ये नेगेटिव में लिखता हूँ। ये दोनों का डिफरेंस एक ही डायरेक्शन में हमें मिलेगा क्योंकि दोनों फेजर ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक ही लाइन में होगा। यानी कि फाइनली मैं ये इक्वेशन को लिख सकता हूँ VM स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से मैं ये दोनों इक्वेशन में से IM को कॉमन ले लेता हूँ। IM स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँगा तो फाइनली ये होगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर और ये फाइनली ऐसा लिखा जाएगा। और यहाँ से मैं ये इक्वेशन को IM के लिए लिखूँ IM और मैं ये IM के लिए लिख देता हूँ फाइनली, तो ये होगा VM अपॉन ये सारे का सारा रूट में आ जाएगा यानी कि R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL उसका स्क्वायर और ये सारा का सारा अंडर रूट। और ये जो क्वांटिटी है यहाँ डिनोमिनेटर में अगर उसको मैं Z से डिनोट कर दूँ तो VM अपॉन Z होगा। और ये जो हमें रिलेशन मिला IM इज इक्वल टू VM अपॉन Z, ये ओम्स के लॉ जैसा ही है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ओम्स के लॉ जो DC सर्किट में ये रजिस्टर R का रोल प्ले कर रहा है, ये यहाँ सीरीज LCR सर्किट में ये Z ऐसा ही काम कर रहा है। जो Z तीनों के समेसन है, ये इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, और ये Z को इम्पीडेंस बोला जाता है। और ये इम्पीडेंस के डायमेंशन रेजिस्टेंस के सेम ही होते हैं और उसका यूनिट होता है ओम, और ये रेजिस्टेंस दिया जाता है ये इक्वेशन से। हम जानते हैं कि करंट का जो फेजर है वो ये VR के ऑलवेज पैरेलल ही होगा, ये करंट का फेजर और VR का फेजर, और ये दोनों मिलाकर VC प्लस VL या VC माइनस VL का फेजर होगा। और ये दोनों मिलाकर ये जो राइट एंगल फॉर्म होगा, इसलिए ये जो हमें वोल्टेज का फाइनल फेजर मिलेगा, वोल्टेज का फेजर, ये वोल्टेज का फेजर और ये VR के फेजर के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो वोल्टेज का फेजर है, फाइनल वोल्टेज का फेजर V, और ये जो रेजिस्टर के अराउंड वोल्टेज का फेजर है VR, ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसी ही एंगल वोल्टेज के फेजर और करंट के फेजर के बीच में ही होगा, क्योंकि करंट का फेजर और VR का फेजर एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है। इसलिए ये जो एंगल फाई है वो V और VR के बीच में ही है, या तो V और करंट के बीच में ही है। आइए अब हम उसकी आगे फिगर ड्रॉ करके डीपली डिस्कस करते हैं। हमने जो प्रीवियस डिराइव किया उसमें इम्पीडेंस के लिए हमने डिराइव किया था Z इज इक्वल टू R प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, और वो सारा का सारा ये अंडर रूट में
यहाँ मैंने ये दूसरी फिगर में अच्छी तरह से ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये हमारा रेजिस्टर है आर, जो हमारा वोल्टेज रेजिस्टर के अराउंड जो फेजर था वी आर, और या तो करंट का फेजर आई, ये डायरेक्शन में था। और ये हमने आगे डिस्कस किया कि ये ऐसा हाइपोटेन्यूज फॉर्म करेगा, ये एक्स सी माइनस एक्स एल या तो एक्स एल माइनस एक्स सी का फेजर है। और जो राइट एंगल फॉर्म होगा उस राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज यानी कि ये इम्पीडेंस जेड, और इसलिए हम जेड इज इक्वल टू हमें मिला था ये आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वेयर, और सारा का सारा अंडर रूट। और ये जो वोल्टेज का फेजर है वी आर या तो करंट का फेजर आई, या हमारा रेजिस्टेंस का एम्पलीट्यूड, और ये करंट का एम्पलीट्यूड होगा, और ये करंट का एम्पलीट्यूड होगा, और ये हमारा इम्पीडेंस जेड, इसके बीच में जो एंगल होगा ये एंगल होगा फाई, क्योंकि ये हमारा फाइनल वोल्टेज का फेजर वी है। इसलिए ये फाइनल एंगल को हम टेन फंक्शन अप्लाई करेंगे तो टेन फाई इज इक्वल टू हमें मिलेगा ये एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। उसकी अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये एक्स सी यानी कि वी सी एम माइनस वी एल एम अपॉन वी आर एम, यानी कि ये इक्वेशन को मैं ये दोनों तरह से लिख सकता हूँ, जो हमें ये फेज रिलेशन दिखा रहा है। और ये फाई को फेज एंगल बोला जाता है, और ये इक्वेशन से हम डिराइव कर सकते हैं। और ये जेड को इम्पीडेंस बोला जाता है। अगर एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल होगा तो ऐसे केस में फाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि सर्किट प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव है, और ये जो करंट है वो फाई एंगल से वोल्टेज को लैग कर रहा है। अगर एक्स सी लेस देन एक्स एल होगा तो ऐसे केस में ये फेज एंगल की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और सर्किट हम कह सकते हैं कि प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव है। और ऐसे सिचुएशन में जो हमारा सर्किट में करंट है वो सोर्स वोल्टेज को ये एंगल फाई से पीछे है। जो सोर्स वोल्टेज वी और करंट के बीच में फेज एंगल है फाई, उसका दोनों का फेजर मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। और ये हमारा इनिशियल फेज है ओमेगा टी, जो सोर्स वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल फाई है। और हम मान लेते हैं कि एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल के केस में मैंने यहाँ सर्किट ड्रॉ की है, यानी कि ये करंट एंगल फाई से वोल्टेज को लीड कर रहा है। तो ऐसे केस में जो वेव जनरेट हो गए, ये करंट का वेव मैंने ब्लू लाइन से और ये रेड लाइन से वोल्टेज का वेव दिखाने की कोशिश की है। ऐसे हमने जो यहाँ डिस्कस किया वो फेजर डायग्राम की हेल्प से हमने ये सॉल्यूशन किया, लेकिन ये सॉल्यूशन का एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये सर्किट की इनिशियल कंडीशन के बारे में कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देती, क्योंकि हमें टी की वैल्यू मालूम ही नहीं है। इसलिए ये जो सॉल्यूशन है उसे स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन कहा जाता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जनरल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे।